हे भगवान, जब कुछ नहीं चलता तो ये चलता है। यहाँ पर जैसे डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी साहब ने कहा कि हम विज्ञान को और आत्मा को समझने आए हैं, मन को, सोल को समझने आए हैं, तो हम सब डॉक्टर्स भी जहाँ अपनी साइंस, अपना विज्ञान, अपनी जितनी स्किल्स है, अपना टैलेंट है, उसको एक साथ रख देते हैं, तब भी हम वही शब्द कहते हैं, हे भगवान मेरी मदद करना, इस रोगी को अच्छा करना। और ऐसा ही पिछले 2 दशकों से, यानी कि 20 साल से भी ज़्यादा डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी उदयपुर के अंदर कर रहे हैं, जहां उन्होंने न्यूरोलॉजी के अंदर नहीं, न्यूरो इंटरवेंशन के अंदर, यानी कि आप सब मेरे साथ जितने हम, मैं अपने आप को भी आम आदमी कहता हूं, आप सब भी हमारे ख्याल से इस विषय के अंदर हम सामान्य ज्ञान रखते हैं और ज्ञान यहाँ लेने आए हैं। तो डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी ने पिछले 2 दशकों में न्यूरो इंटरवेंशन के अंदर इतनी दक्षता हासिल करी, उनके टीचर्स के माध्यम से, उनके इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और अब PMCH पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के माध्यम से, कि जहां उन्होंने उदयपुर के अंदर एक नई दिशा दे दी कि हम उन रोगियों को ठीक कर पाएंगे जहां हम हाथ खड़े करते थे और कहते थे हे भगवान अब मदद करना। अब वही भगवान ने मदद करी है डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी के रूप में, कि जहां उन्होंने 15,000 से ज़्यादा रोगियों का PMCH के माध्यम से निःशुल्क इलाज किया है। उन सबको बुलाऊं, उससे पहले मैं राहुल सर का भी और प्रीति मैडम का भी धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने उदयपुर को दिया है। अब जब हम बात करने लगे न्यूरोलॉजी की, न्यूरो इंटरवेंशन की, लकवे की, स्ट्रोक की, इन सब के बीच में रिसर्च आई कि वो जो ये स्ट्रोक होता क्यों है, तब पता लगा वो एक थक्का जमता है। और जो थक्का जमने के बारे में देश और दुनिया को पता लगा, तो डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी ने रिसर्च करी कि उसके अंदर, उस थक्के के अंदर 27 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो उदयपुर में इसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई और उसको यहाँ पर पब्लिश की गई। उसके माध्यम से स्ट्रोक प्रोटोकॉल्स के अंदर फ़र्क आया, स्ट्रोक मार्कर्स बने। और अब जब इतनी रिसर्च यहाँ पर हो गई, तब उन्होंने एक नए विषय को यहाँ पर मूर्त रूप देने की ठानी है, न्यूरोथियोलॉजी, ब्रेन और सोल, दिमाग और आत्मा, इन कैसे करें इन सब का मिलन, और कहाँ से चालू करें, कहाँ ख़त्म करें, कितना हम समझें इस विषयों को, इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जरूरी। आसान नहीं है कि सिर्फ एक न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरो साइंटिस्ट बन गए हैं वो अकेले इस विषय को समझें या आपको बताएं। या कि एक छोटी सी क्रिया, इस सेल्फ रियलाइजेशन की, अगर 1 मिनट की क्रिया से भी हम ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी आत्मा, अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर जीवन में अगर इसे अपना लें दिनचर्या के अंदर रोज, तो कितना फ़र्क हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में ला सकते हैं। इन्हीं विषयों से और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जिस तरह से हमने आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हमारे पास आए हुए गिरीश जी से बात करी, सोल के बारे में और ब्रेन सोल इंटरफेस के बारे में जाना, पर इस सब्जेक्ट के बारे में कि ब्रेन किस तरह से काम करता है और किस तरह से थियोलॉजी जो स्टडी है भगवान की, कि हम ईश्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ब्रेन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि अब ये टूल्स तो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट के पास में हैं कि जहाँ डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी ये देखते हैं कि भाई हम जब मेडिटेट करते हैं तो वो फंक्शनल MRI के द्वारा भी हम इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के वो कथानक लिखनी पड़ती है, स्क्रिप्ट करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है साइंस में कि हर बार कि हम सही क्यों हैं, मेरी फ़िलॉसफी जो है वो साइंटिफिक बेस क्या रखती है। और इसी के बारे में जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ उस आदमी को जिस कारण से हम सब यहाँ पर हैं, वो आदमी जिसने पिछले 2 दशकों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के इस अवेयरनेस को क्रिएट किया कि अब लकवा और नहीं, वो और कोई नहीं, हमारे बीच में डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी हैं। मैं एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अतुल्लाह वाजपेयी को, आज उनके उद्बोधन के लिए ब्रेन के ऊपर बताएं, थियोलॉजी से कनेक्ट करें आसान शब्दों में हम सब के लिए। बहुत बहुत आभार डॉक्टर आनंद। देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है, शायद चूँकि मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूँ और मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स और मेरे कलीग न्यूरो साइंटिस्ट
जो बाहर से भी आ गए हैं, उनके सामने समक्ष ये कुछ चीज़ें प्रस्तुत करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो मानव मस्तिष्क का इवोल्यूशन है, सिविलाइजेशन का जो इवोल्यूशन है, ये तकरीबन साथ साथ होता है। मैं दो भागों में आपसे बात करूंगा। पहला, ह्यूमन ब्रेन इवोल्यूशन और हमारा सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करूंगा। वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में नहीं बात करेंगे ज़्यादा। तो सिविलाइजेशन के फॉल और राइज में थियोलॉजी का क्या रोल था, न्यूरोथियोलॉजी का क्या रोल था। उसके बाद दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि न्यूरोथियोलॉजी यानी कि जो रूटीन प्रैक्टिसेस हैं कुछ हमारी स्पिरिचुअल, जो मैं बात कर रहा था कि उनके द्वारा हम अपना स्पिरिचुअल क्वोशेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि न केवल अपने इंडिविजुअल लेवल पे एक स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, पीस डेवलप होता है, सोसाइटी लेवल पे होता है और देश के स्तर पे भी वही होता है। और जब हम ग्रो करते हैं कंट्री लेवल पे तो पूरी दुनिया ग्रो करती है। सो बेसिकली मानव मस्तिष्क का इतिहास 500 मिलियन ईयर्स। पहला पॉइंटर है इसमें, पॉइंटर नहीं है। पहला, अगर आप इधर देखेंगे, पहला जो मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन वो सी वाटर में इमर्ज हुआ था, एक फिश में इमर्ज हुआ था, जो हम एक्सट्रीम साइड में इधर है लेफ्ट में। तो पहली मस्तिष्क कोशिका की उत्पत्ति एक फिश में हुई थी, उसका इवोल्यूशन हुआ मस्तिष्क का, न्यूरॉन्स का, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और अब जो हम मैमल्स हैं, होमो सैपियंस हैं। तो अभिप्राय यही है बताने का कि अनफॉर्चुनेटली मैं पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज यही अभिप्राय है ये जो विकास हुआ है मस्तिष्क का। तो ब्रेन के जो हिस्से डेवलप हो रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये नियो पेलियोनियो जो नया ब्रेन है, जो अभी रिलेटिवली नया ब्रेन है, इसका ये एक वर्च्यू है। रेप्टाइल या एम्फीबियन का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो शायद ज़्यादा उनका ब्रेन में एक टेरिटोरियल ब्रेन है, लिम्बिक सिस्टम गवर्न्ड ब्रेन है। आप किसी रेप्टाइल की टेरिटरी में जाएंगे तो ही विल बाइट यू, इट इज़ मेंट टू डू लाइक दैट। वो एक रेप्टाइल ब्रेन है। पर इंटरेस्टिंगली आज भी वो मस्तिष्क का हिस्सा हमारे ब्रेन में है। आज मस्तिष्क के वो फिश के हिस्से, रेप्टाइल्स के, एम्फीबियन के, वो सब मौजूद हैं। जो नियोकॉर्टेक्स है वो डेवलप नया हुआ है, पर वो हिस्से मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है, आप उसको डांट के भगा देते हो, आपका रेप्टाइल ब्रेन बड़ा एक्टिव हो जाता है, तो उसको सप्रेस करना ज़रूरी है। सो बताने का अभिप्राय, ये जो एक गोला सा बना रखा है मस्तिष्क का, जो एक कट सेक्शन है, जो गोले के अंदर सब है वो पुराना मस्तिष्क है, बाहर वाला नया मस्तिष्क है। डॉग के ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम बड़ा डेवलप्ड होता है, स्मेल एंड इमोशन, एंड दे आर वेरी लॉयल एंड लविंग क्रीचर ऑन दिस अर्थ। तो जो प्राइमेट ब्रेन है ये 50 मिलियन ईयर से डेवलप हुआ है। वी विल नॉट गो इन कॉम्प्लेक्सिटी और टेक्निकलिटीज़, बट समझने का ज़रूरत यह है कि जो शुरुआत से जो आदिम मानव का जो विकास हुआ और जो आज हम हैं, वो हमारे मस्तिष्क के विकास की वजह से हैं। बाकी अंग वही हैं, वही हार्ट, वही किडनी, नंबर, साइज बदल गए हैं, बाकी अंग सारे वही हैं। और ये क्यों ज़रूरत पड़ी? ब्रेन देखिए, इट इज़ 1 to 2% ऑफ योर बॉडी वेट, इट कंज्यूम्स 20% ऑफ एनर्जी। तो ये 100 मिलियन न्यूरॉन्स जो हमारे अंदर हैं, ये सारी सेल्स क्यों डेवलप हुई? क्योंकि मानव ने वो सब किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। हम टूल्स यूज़ करने लगे, कॉम्प्लेक्स टूल्स, चाहे वो फायर के समय से जब अग्नि का इस्तेमाल किया, टूल्स चैलेंज करते थे ब्रेन डेवलपमेंट को, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई। हमारी डाइट कुक्ड डाइट, हाई कैलोरी डाइट थी, तो ब्रेन का डेवलपमेंट और ज़्यादा हुआ। हम सोशल ग्रुप में रहने लगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, एडजस्टमेंट करना पड़ा सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम्स होते, तो ब्रेन को जो चैलेंजेस मिले, ह्यूमन ब्रेन को,
वो इसका इवोल्यूशन गवर्न करते हैं। तो इसीलिए मस्तिष्क का विकास अभी भी हो रहा है। 100 मिलियन ईयर्स के बाद हम क्या होंगे ऐसा मानते हैं न्यूरो साइंटिस्ट की, शायद पीछे की तरफ अभी भी ग्रोथ चल रही है, तो वो आप कल्पना नहीं कर सकते। सिविलाइजेशन की बात करना इसलिए आवश्यक है कि देखिए दुनिया में 3 पुरानी सभ्यताएं रही हैं, आप सभी जानते हैं। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, जो आज इराक और कुवैत वाला जो इलाका है आज का, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज भारत पाकिस्तान है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता है। तो ये सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं दुनिया की। मैं इसलिए कह रहा हूं, राइज एंड फॉल्स ऑफ सिविलाइजेशंस फॉलोज योर ब्रेन इवोल्यूशन। ये कैसे, मैं बताता हूं। देखिए ये इसमें सबसे पुरानी सुमेरियन सिविलाइजेशन है और सबसे मॉडर्न जो उस जमाने में थे इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, जहां पे आज भी वो एविडेंसेस मिलते हैं, घर बनाते थे, ग्रुप में रहते थे। और ये सिर्फ एक, क्योंकि देखिए ये सब मैं शायद इसमें नहीं जाऊंगा। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, मंगल साहब जानते हैं, हमको हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, बट अभी भी हम ओथ हिपोक्रेट्स की लेते हैं, जबकि सुश्रुता केम मच मच मोर अर्लियर। सिविलाइजेशन का क्या रोल है? और देखिए भारत का अगर सभ्यता देखें तो मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ये आवश्यक इसलिए है समझना। एंशिएंट इंडिया में आप देखिए अगर ध्यान से, 3000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था बिफोर क्राइस्ट, फिर वैदिक पीरियड था, फिर चंद्रगुप्ता डायनेस्टी था भारत में, फिर गुप्त एम्पायर आया। ये सभी भारत के का गोल्डन पीरियड था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, शायद सोने का शेर होता तो बेहतर होता, वो भी बात करेंगे। तो हम इतना डेवलप थे। और फिर उसके बाद 1200 आफ्टर क्राइस्ट दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, मुगल एम्पायर की बात करते हैं। उसके बाद यहां तक, आई विल शो यू स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो, कि यहां तक भारत बहुत ही समृद्ध देश था, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। उसके बाद हमारा 1857 से जो बात करते हैं हम, ये ब्रिटिश राज की बात करते हैं, तो जिस तरह एक कॉलोनियल स्लेवरी डेवलप हुआ, जो आध्यात्मिकता पे आघात हुआ, वो सब धीरे धीरे खत्म होता गया। और प्रेजेंट मॉडर्न इंडिया में जो रिफॉर्म्स है उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देयर वाज ऊपर एक चोला डायनेस्टी करके, वो साउथ इंडिया में एक अलग डायनेस्टी डेवलप हो रही थी। मजेदार बात यह है, ये आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने, जीरो का आविष्कार किया होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में मुझे नहीं पता आजकल कितना पढ़ाया जाता है। तो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, जो गोल्डन एज था इंडिया का, उसमें सब इतना डेवलप था। और ये कोई मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स वी हैव टुडे। न्यूटन को तो सबने पढ़ा है। 17वीं सेंचुरी में जब उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, हम सब जानते हैं उस बारे में, हम सब पढ़ते हैं। पर आप 7वीं सदी में जो ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया था, उसके बारे में नहीं, उसके बारे में भूल जाते हैं। क्यों? हमारी किताबें बदल गई, हमारी पढ़ाई बदल गई, हमारा इतिहास भूल गए। और जो इतिहास को नहीं पढ़ते हैं वो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। ये मैं जहां मेवाड़, जिस हिस्से में हम रहते हैं, 7th सेंचुरी से लेकर 1700 तक मेवाड़ एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा, एक छोटा सा स्टेट जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहा। दे हैड लेजिटिमेट मिलिट्री पावर, एक छोटा सा, आज की तारीख में 28 राज्य और करीब 8 यूनियन टेरिटरी है इस देश में, एक छोटा सा। और उसके बाद एक छोटा सा मराठा राज था। एक स्पिरिचुअलिटी का जो एक
रोल था उस जमाने में, एक लेजिटिमेट मिलिट्री पावर थी, एक छोटा सा एक राज्य भी नहीं बोल सकते, वो जब ये कर सकते, अगर पूरा देश एक होता, अगर ये फ्रेगमेंटेशन हुए, डिविजन्स हुए, उसकी वजह से जो लड़ाई हुआ, उसी का कारण है ब्रिटिश राज के अधीन हुए हम। तो सिर्फ कुछ तथ्य दे रहा हूं, आज की तारीख में अगर एक दुनिया का पाई चार्ट बनाए 146 सीआर एंड चाइना अगर 142 सीआर, बाकी विश्व तो बचता ही कितना है। सो ये जो पॉपुलेशन बेस है, ये हमारा जो स्ट्रेंथ है, अगर सोचिए इसका सही उपयोग हो, सही दिशा में उपयोग हो, तो क्या नहीं हो सकता है। हाई स्पिरिचुअल क्वेश्चन में, जो दूसरा भाग में स्पिरिचुअल क्वेश्चन कैसे बढ़ाते हैं वो बात करूंगा और वैज्ञानिक तथ्य भी पेश करूंगा उसके बारे में। बस स्पिरिचुअल क्वेश्चन ज्यादा होगा तो नेशनल जो हमारा एक एसक्यू बढ़ेगा, तो एक लेजिटिमेट, मैंने बोला ना सोने की चिड़िया की बजाय सोने के शेर होते तो शायद कई चीजें नहीं होती। तो वो लेजिटिमेट मिलिट्री पावर हाई एसक्यू से जो गवर्न होती है, जो शायद आज हो भी रहा है कुछ हद तक। ये डेटा है 1660 का, जब मुगल एम्पायर तकरीबन पतन की तरफ थी, हम हाईएस्ट थे जीडीपी में 1600 में। 1600 में हाईएस्ट थे बिकॉज हमारे यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे, स्पाइस करते थे, ज्वेल्स करते थे यहाँ से, एंड वी वर वेरी प्रॉस्परस कंट्री। 2025 स्टिल नाउ इंडिया इज बाउंसिंग बैक, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूएस इज ऑफ कोर्स लीडिंग बाय $30 trillion एंड इंडिया फॉलोज, आई मीन वे बिहाइंड एज ऑफ नाउ, 4 trillion पे। Now what is, how we go from history to future? ये दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको। प्रेजेंट तरीके से अगर भारत में कोई बहुत मेजर सिविल वॉर ना हो, कोई बहुत अनरेस्ट ना हो, फ्रेगमेंटेशन ना हो, तो इसी तरह भी चलते रहे, इससे बेहतर भी ना हुए, अगर इसी तरह चलते रहे, 2125 में विल सरपास चाइना एंड अमेरिका ऑल्सो एंड विल बी टॉपिंग। हो सकता है 100 साल बाद हम और आप ना हो, बट दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड दिस इज नॉट माई डेटा, यू पुट इट इन द एआई, दिस विल शो यू। आज का आप डेटा डालिए, दिस इज द चार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम एआई, दिस इज नॉट माई ओन डेटा। सो द नेशन शुड हैव ए माइंड ऑफ सेज, एक संत का मस्तिष्क होना चाहिए और एक योद्धा के हाथ होने चाहिए। सो दिस इज अगेन डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन इवोल्यूशन, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं है, आपका युद्ध भी जो कर रहे हैं वो युद्ध आप मार काट, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन उसके लिए कर रहे हैं। आपको ना इतिहास याद रखेगा, आप दफन हो जाओगे इतिहास में। वो मिलिट्री माइट कभी लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस नहीं देगी। वेल, दो आई होप कोई सोया नहीं है इसमें से। सो दिस इज इंटरमिशन। अब मैं दूसरे पक्ष पे आता हूं, न्यूरोथियोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या है स्पिरिचुअलिज्म का? देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है, आप मुझे सुनिए, स्लाइड शायद इधर उधर हो सकती हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, 100, हम मिलियनियर हैं शुरू से, तो 100 मिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास हैं। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पे काम करता है। तकरीबन 6000 के आसपास थॉट रोज ब्रेन में आती जाती है। और ब्रेन के साथ एक फंक्शन था प्लास्टिसिटी, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। ब्रेन को आप मॉड्यूलेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, नेगेटिव चीज़ों के लिए भी, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी। दवाइयों से कर सकते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कर सकते हो। तो एज ए न्यूरो साइंटिस्ट, सो न्यूरोथियोलॉजी, जो आत्मा का खुद से परिचय कराए, वही न्यूरोथियोलॉजी है। इन साइंस डिमांड्स प्रूफ। एज ए न्यूरो साइंटिस्ट हम कई माध्यम से दे सकते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से होते हैं। अगर शॉर्ट में मैं समझाऊं कि ये आगे का फ्रंटल लोब होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। अभी गिरीश भाई बता रहे थे जो गॉड स्पॉट यहाँ पर। पैराइटल लोब होता है, जो सूर्य साहब और सर ने शुरू से बताया, भाई ये ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन डिटरमिन करता है। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, हमारे बीच में जो ये डिस्टेंस है, गैप, टाइम
ये सुबह का समय है, बाहर भक्ति संगीत चल रहा है, प्लेस, हम बड़ा अभी रिलैक्स्ड हैं, आराम से बैठे हैं। एक लिम्बिक सिस्टम होता है जिसे इमोशंस आते हैं। मोटे तौर पे समझने की बातें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या करती हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम से जो भी, हम एक मॉड्यूल भी बताएंगे आपको और शायद हम एक डेमो भी करेंगे अभी। तो क्योंकि ये जो मॉड्यूल था, मैंने आभारी हूँ ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हीं से ये मॉड्यूल लिया हमने। जब हमने मृत्युंजय भाई जो आज उपस्थित नहीं है यहाँ पे, पर उनसे एक मॉड्यूल लिया, उस पर काम किया। हमने एक्चुअली ये देखा, हमने उसमें बेसिकली जो अभी डॉक्टर आनंद बता रहे थे कि हम कोई भी प्रैक्टिस 12 हफ्ते करते हैं लगातार, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो हमारे ब्रेन में चेंज हो रहे हैं, पर पता कैसे चलेगा? तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में आप जैसे उसका एनालिसिस कर सकते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी स्कोर्स कम हुए कि ज़्यादा हुए वो देख सकते हो, उसमें उसकी मेमोरी पे क्या फ़र्क पड़ा, मतलब ब्रेन के जो जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो आप चेक कर सकते हो उसमें। दूसरा तरीका होता है ब्रेन के अंदर एक ईजी, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है, ब्रेन का ईजी होता है, कौन से एरिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं शुरुआत में और 12 हफ्ते बाद, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तीसरा डॉक्टर गुप्ता जो बताए थे, फंक्शनल एमआरआई हो, कौन से ब्रेन के एरिया एक्टिवेट हो गए हैं, कौन से डिप्रेस हो गए हैं। मोटे तौर पे ये पाया गया था कि फ्रंटल लोब लाइट्स अप, कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, पैराइटल लोब गोज डाउन, वो सुसुप्त होता है लंबे समय तक अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो। तो कई बार ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, देखिए उसका मतलब ये है स्पिरिचुअल सेंस में, जो एक जैनित पे स्पिरिचुअलिज्म की जो पहुंच जाते हैं वो बोलते हैं मुझे खुद में और दुनिया में कोई फर्क नज़र नहीं आता है, मैं ब्रह्मांड में विलीन हो गया हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए शायद वो चीज़ अप्लाई नहीं करता, बट दैट हैपन्स। डाइकोटमी, सेल्फ एंड वर्ल्ड की डाइकोटमी खत्म हो जाती है, पैराइटल लोब गोज डाउन, देन देयर इज इमेंस स्पर्ट ऑन योर लिम्बिक सिस्टम। जब लिम्बिक सिस्टम पे जो स्पर्ट आता है, उससे जो खुशी, प्रसन्नता, शांति, दैट इज अनइमेजिनेबल। तो वो जो होता है ना, यौगिक बोलते हैं कि जो आनंद की जो अनुभूति होती है वो किसी भी सांसारिक क्रियाओं के आनंद से कहीं परे होती है। सो दैट इज जेनिथ ऑफ जॉय इन वंस लाइफ। सो बाय डूइंग दीज 3 थिंग्स, और साथ में एक हैप्पी हार्मोन्स, चौथा सेरोटोनिन, डोपामिन, आप ब्लड में मेजर करो, शुरुआत में करो, फिर 12 हफ्ते बाद करो, तो लेवल सर्च करते हैं। एंड वी हैव पब्लिश दीज डेटाज ऑल्सो। सो ये चारों से हम पता कर सकते हैं कि इस एक इंडिविजुअल की लाइफ में प्रसन्नता, शांति, खुशी, छोटे छोटे झगड़ों को नेग्लेक्ट करने की क्षमता, फैमिली मैटर ट्रिवियल है उसको भूलने की क्षमता दोस्तों के साथ। सो यू बिकम अ बेटर पर्सन एट इंडिविजुअल लेवल। वंस यू आर बेटर एंड योर फैमिली लाइफ गेट्स बेटर। Once your family life is better, when you go to work, your workplace become a place of, joyful work rather than a daily chore to earn money. तो जब काम बढ़ता है तो ये धीरे धीरे आप सोचिए ट्रांसलेट करता है नेशनल ग्रोथ में। ये आध्यात्मिकता का एक्चुअली जस्ट एक शब्द में बैकग्राउंड। आनंद, मेरे पास समय है मेरे ख्याल पुलक सागर जी है ना, जब मैं उदयपुर आया था 20 साल पहले, तो सर हमारे जो फादर ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन है कारापुरकर सर, तो इंटरवेंशन उदयपुर में, राजस्थान में नहीं होता था उस वक्त गुजरात और मध्य प्रदेश में भी नहीं होता था। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग डीएसए, तो बड़ा मुश्किल होता था लोगों को समझाना कि दिमाग में क्या तार वार डालते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट था। तो मुझे बताया गया कि सबसे ज़्यादा लकवे के मरीज होते हैं आवरी माता मंदिर में। तो बड़ा मेरा ये, क्योंकि मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कि मुझे आवरी माता, और हमारे यहाँ मेवाड़ में मंदसौर, नीमच, हर जगह भावदा माता, आवरी माता, गोटा माता, सारे बहुत सारे लकवे के पेशेंट होते हैं। एंड देखिए बहुत सीखा वहाँ जाके, गए तो रियलाइज़ किया कि जो फेथ होता है उससे हीलिंग कैसे होती है। वहाँ पे आवरी माता मंदिर में आप अगर देखें, लोग हफ्तों रुकते हैं वो मंदिर में।
20 years I Brahma Kumari organization. There अच्छा है तो इंसान पूरा मस्तिष्क लाइफ में दीदी का एक एक्सपेरिमेंट था उसका एक थीटा करेंगे या बिल्कुल
Let's say क्या करते हैं, जो भी कार्य बदल पाओगे आप? Is